देखिए, एक बसे बसाए नगर को किसी की नजर लग गई, आशियाने दरकने लगे और जमीन में दरारें आ गई। हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की, जिसके वजूद पे ही खतरा मंडराने लगा है। कुदरत ने एक अनोखी चुनौती पेश की है और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है और आज केंद्र सरकार की 2 टीमें हालात का जायजा लेने जोशीमठ पहुंच रही हैं। अब कोशिश जोशीमठ में रहने वाले हर एक बाशिंदे के भविष्य को महफूज बनाने की है। कुदरत की बेरुखी जोशीमठ में इन दरारों की शक्ल में सामने आई। बरसों पुराने आशियाने दरक रहे हैं। जमीन की दरार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहाड़ के नीचे की खिसकती जमीन लोगों के हौसले का इम्तिहान ले रही है। बरसों पहले पुरखों ने खुशहाल भविष्य का सपना संजोए इस जगह पर आशियाना बसाया था। कई पुश्तें हंसी खुशी यहाँ रह भी चुकी हैं, लेकिन अब अचानक जोशीमठ पर संकट मंडराने लगा है। जोशीमठ में बसे लोगों को इस संकट से उबारने के लिए सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां सक्रिय हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। खतरे की चपेट में आए घरों पर लाल निशान लगाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। अपना बसा आशियाना छोड़ना लोगों के लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए यही एक रास्ता बचा है। वहीं जोशीमठ संकट पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। रविवार को इस मसले पर पीएमओ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएमओ के प्रमुख सचिव ने हालात की समीक्षा की। उत्तराखंड की तरफ से मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू ने अपनी तरफ से जोशीमठ के हालात की रिपोर्ट रखी। पीएमओ की तरफ से इसे लेकर एक बयान भी जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि पीएम जोशीमठ के हालात को लेकर चिंतित हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके पहले उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी सुखवीर सिंह संधू ने रविवार को ही जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरे में राज्य के डीजीपी और मुख्यमंत्री के सचिव भी उनके साथ थे। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रभावित इलाके का जायजा लेने के साथ लोगों से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी फोन पर बात भी हुई है। पीएमओ की बैठक में बताया गया है कि केंद्र की एजेंसियां और एक्सपर्ट्स इलाके के लिए 3 तरह की नीतियों पर काम कर रहे हैं, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टाइम पॉलिसी शामिल है। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है। अब इस इलाके का ब्यौरा जुटाने के लिए बड़े बड़े संस्थान शामिल हो चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वेक्षण, IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी,
और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के विशेषज्ञों की टीम है। ये टीमें हालात का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट में 603 मकानों में दरार आने का दावा किया गया है। इन मकानों में रहने वाले ज्यादातर परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्टिंग के काम को अगले कुछ दिनों में और तेज किया जा सकता है। जोशीमठ को इस संकट से उबारने की कोशिश में लोगों की हिफाजत ही प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जोशीमठ से हमारे साथ अमित भारद्वाज बने हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वहां पर क्या हालचाल है। अमित, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिपार्टमेंट है वो अब किस कवायद में लगा है, क्या कर रहा है, राहत के कार्य क्या चल रहे हैं? अदिति, डिपार्टमेंट्स तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो या राज्य सरकार के अधिकारी हो या चमोली जिले या जोशीमठ तहसील के अधिकारी हो, ये पूरा जो मैंने महकमा बताया, ये सब कुछ इस वक्त पूरा फोकस है कि लोगों को किस तरह से जो टेम्पररी रिलीफ कैंप्स है वहां पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है जोशीमठ में। और अदिति, मैं खतरे की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। हम छावनी बाजार में हैं इस वक्त। छावनी बाजार यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस कई सारे यहां पे स्टेशनड हैं, उनका इलाका यहां से शुरू होता है। और ये एक मकान है जो देखिए तबाही का मंजर दिखा रहा है इस वक्त किस तरह का है जोशीमठ में। ये सीढ़ियां फाउंडेशन की सीढ़ियां हैं जो बहुत मेहनत और पैसे के साथ बनाई जाती है पहाड़ों में। इसमें आपको जगह जगह पे पत्थर दिखाई देगा, लेकिन उसके हालात आप देखिए, हाथ से छुएंगे तो प्लास्टर बाहर आ रहा है। सीढ़ियों पे गैप बहुत ज्यादा है, खतरे से भरा हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर। और यही वजह है कि आनन फानन में अब यहां से लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है और लगातार अपील की जा रही है कि आप कम से कम सामान लें, अपनी जान को बचा के यहां से निकलें। देखिए 2 कमरों का जो गैप है कितना ज्यादा हो गया है। मैं अपना हाथ अगर यहां पे या कोई भी आप लकड़ी लेके डालेंगे तो बहुत अंदर तक चला जाएगा, गैप बढ़ता जा रहा है। इसी तरह के हालात आपको इस छोर पे दिखाई देंगे और पूरा घर तहस नहस हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है अदिति कि ये वो इलाका है जहां कुछ ही दूरी पे आपको कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के एस्टैब्लिशमेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे गढ़वाल स्काउट्स है और भी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। और उस छावनी बाजार में किस स्थिति में ये घर है, अंदर अगर इस कमरे में हम जाएंगे जो बहुत ही अनसेफ है, असुरक्षित है, वहां पूरा का पूरा फाउंडेशन जिसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वो तक दरक चुकी है। और ऐसा लगता है कि कभी भी ये घर नीचे आ सकता है। और जो गैप है उस गैप से आप दूसरी तरफ बिल्डिंग के देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही चौड़ी दीवारें होती हैं और उसके बाद भी फाउंडेशन इस तरह से दरका है कि आप घर के दूसरे छोर तक देख सकते हैं। तो किस तरह की तबाही है। और यही वजह है कि अब जो एसडीआरएफ की टीम है और पूरा जो जिले का प्रशासन है और राज्य का महकमा है वो सक्रिय हो गया और लोगों को जल्दी से जल्दी रिलीफ कैंप्स की तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश में लगा है। अमित, अचानक ऐसा क्या होने लगा है कि जमीन जो है वो धंसने लगी है, मकानों में दरारें आने लगी हैं? कहीं ना कहीं इस बात की आहट जो है वो क्या पहले से हो गई थी? बिल्कुल बिल्कुल। इस घर में अदिति कलावती जी रहती हैं, उनका परिवार रहता है। हमने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि साल भर पहले से यहाँ पे जो दरारें हैं घर में क्रैक्स आना शुरू हो गया था और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार इस बात को लेकर आगाह किया, लेकिन बहुत ज्यादा वहां से कुछ रिलीफ नहीं मिला। देखिए आप इस तस्वीर को देखेंगे अदिति तो समझ में आएगा। ये पिलर है, घर का पिलर, सबसे मजबूत हिस्सा, और किस तरह से वो पूरा फट गया है। उसके बीच में जो आपको दरारें दिख रही हैं उससे साफ हो जाएगी तस्वीर आखिरकार हालत क्या है। छावनी बाजार हो या सुनील गांव हो ऊपर या मनोहर बाग हो, इन सारे इलाकों में आज से पिछले 1 साल में लगातार कई सारे वार्निंग्स इस तरह से रेड अलर्ट दिखे। संभवतः उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया गया और उसके बाद की तस्वीर आज स्पष्ट है आखिरकार क्या हो रहा है। और साथ ही अगर आप जो 8 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट जो सबमिट हुई है
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास, उस रिपोर्ट को हमने देखा है, उसको पढ़ा है और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगस्त 2022 में जो सर्वे किया गया था और जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके रिकमेंडेशंस को लागू करना बहुत जरूरी है। यानी कि पहले भी सरकार को पता था आखिरकार यहाँ पे स्थिति किस तरह की गंभीर हो सकती है, किस तरह का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं उस लिहाज से। अमित, सर्वे में तो ये आ गया था अगस्त 2022 में, लेकिन लोगों को क्या आगाह किया गया था? लोगों ने देखी होंगी अपने घरों में दरारें, लेकिन क्या सरकार की तरफ से लोगों को आगाह किया गया था? और अगर अब जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है उसके हिसाब से क्या बचाव कार्य प्लान किए जा रहे हैं? देखिए, आमतौर पे यहां ठीक इसका उलट हो रहा है कि लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि खतरा है, आप कुछ कीजिए। और साल भर से अब खतरा इतना बड़ा हो गया कि जो बीमारी थी उसके सिम्टम्स अब बाहर दिखने लगे हैं और इस तरह से दिख रहा है कि जान माल को खतरा है। अब जब बारिश होगा, स्नोफॉल होगा तो डैमेज जोशीमठ में बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। और यही वजह है कि फिलहाल जो रिकमेंडेशंस भी हैं अदिति, उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं अब काम करेगी सरकार। पहला प्रायोरिटी लोगों को शिफ्ट करना, रिलीफ कैंप्स में ले जाना, उनको जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए वो देना। दूसरी प्रायोरिटी सरकार को यह रिकमेंड किया गया है कि इस तरह के जो मकान हैं जो एक तरह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गए, इनको तोड़ के गिरा देना है और इनके मलबे को हटाना है। तीसरी प्रायोरिटी है उन तमाम जगहों को चेक करना जहां पे खतरा है इस वक्त, वहां से लोगों को शिफ्ट कराना। चौथी प्रायोरिटी सरकार को जो रिकमेंड की गई है रिपोर्ट में वो ये है कि इनके लिए एक सेफ लोकेशन ढूंढा जाए जहां पे इनको रिहैबिलिटेट किया जाए जो परिवार अफेक्टेड है। और इसके साथ साथ 6 स्टडीज का रिकमेंडेशन दिया गया है। अदिति, उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जियोलॉजिकल स्टडी की बात की गई है, साथ में यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि जो यहाँ की सॉयल है, जो जमीन है, उसकी कितनी ताकत है, वो कितने स्ट्रेंथ की बिल्डिंग्स को सह सकता है। और इसके साथ साथ जो सेस्मिक मूवमेंट्स हैं, जो कंपन होती है जमीन में, उसके प्रभाव को पता करने के लिए भी एक पूरा सेटअप लगाने का रिकमेंडेशन दिया एक्सपर्ट कमेटी ने। और उसमें यह कहा गया है कि जो जियोलॉजिकल कंडीशंस है, यानी कि जो नेचुरल कंडीशंस है, उसके साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपन हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जोशीमठ में, इन सब चीजों की अब एनालिसिस होनी चाहिए। अदिति जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। आपसे फिर से बातचीत होगी इस बारे में और अपडेट लेने के लिए आपसे फिर से जुड़ेंगे। जी, और एक जोशीमठ को बचाने की कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। राज्य से लेकर केंद्र तक जोशीमठ को बचाने की जो मुहिम है वो जुट चुके हैं। सवाल ये है कि जोशीमठ में जमीन अचानक धंसने क्यों लगी, क्यों घरों में दरारें आने लगी? दरअसल जोशीमठ में अचानक कुछ नहीं हुआ है। करीब 40 साल पहले ही संकट की आहट हो गई थी। कैसे दिनों दिन ये संकट गहराता गया, देखिए खास रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले जोशीमठ में जो घर खुशियों से आबाद थे, अध्यात्म की उस नगरी में आज खौफ का सन्नाटा पसरा है। दरारों की शक्ल में खतरा लगातार मंडरा रहा है। घरों में दरार आ गई है, जमीन फटने लगी है, सड़कें धंसने लगी हैं। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में हालात कमोवेश ऐसे ही हैं। कई घर गिरने की कगार पर हैं। अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मकान खाली होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे जारी है। हाथों में बोरियां हैं, थैले हैं, फर्नीचर को एक एक करके यहां से बाहर निकाला जा रहा है। एक ट्रंक है जिसको संभवतः अभी थोड़ी देर में यहां से निकाल लिया जाएगा। और यही तस्वीरें जोशीमठ के अलग अलग इलाकों से आपको देखने को मिल रही हैं। ये रोपवे है जो ऊपर औली तक जाता था और ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ये पूरा टेरेन है असुरक्षित हो चुका है। ऊपर जहां पे ये रोपवे जा रहा है वहां पे खेतों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, मकानों में दरारें आ गई हैं और पूरा इलाका असुरक्षित है। जिस मकान से हम इस वक्त आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जोशीमठ से, ये मकान भी लगातार आगे की तरफ झुकता जा रहा है, यानी कि किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। जोशीमठ में दिसंबर के महीने में जो खतरा दिखने लगा था वो अब जान पर भारी पड़ रहा है। 600 से ज्यादा घर खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं। हालात की गंभीरता को देख राज्य सरकार हरकत में है। आपदा प्रबंधन विभाग और एक्सपर्ट की टीम ने सीएम पुष्कर धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जोशीमठ में जमीन तरक क्यों रही है? आखिर क्यों
जोशीमठ के पहाड़ दरकने लगे। आखिर कैसे बढ़ता गया जोशीमठ का संकट? ये वो जगह है जहां जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्री विशाल को जोशीमठ में लाकर 6 महीने पूजा जाता है, लेकिन अब इस पूरे शहर पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कैमरे पे आप विजुअल्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि जोशीमठ पर और जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। सड़कों पर दरारें हैं, अचानक से बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के अलग अलग वार्ड्स में देखने को मिल रही हैं। सड़क के साथ साथ घरों में भी अचानक से दरारें आ गई हैं। इस तरह से कुछ ऊंची मंजिला मकानों में भी आपको बड़ी दरारें दिखेंगी, जो साफ संकेत है कि अब ये घर संभवतः रहने के लिहाज से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि अब जोशीमठ में पूरा प्रशासन उत्तराखंड का अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ की टीमें आ गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें आ गई हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी तात्कालिक वजह ब्लास्ट करना है। यह एनटीपीसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन धंसती जा रही है। कई सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, मन में बहुत सारे आशंकाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था नीचे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उस दिन ही ये दरारें आनी शुरू हुई। हमारे साथ एक और यहीं के रहने वाले जोशीमठ के रेजिडेंट हैं। सर, आप बता रहे थे ब्लास्ट के बारे में, क्या जानकारी है? ये जानकारी ऐसी है कि 3 तारीख की रात को ब्लास्ट हुआ है ये सुरंग में, जिसके कारण हल्की दरारें आई और उसके बाद दूसरे दिन 4 तारीख को फिर इन्होंने ब्लास्ट किया, जिसके कारण ये और चौड़ी हो गई, दरारें चौड़ी हो गई, जिससे पानी का जो बिजली का प्रोजेक्ट है जहाँ इनकी टीबीएम मशीन फंसी हुई है, उनको टीबीएम मशीन को निकालने के लिए इन्होंने ब्लास्ट किया है। सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट पर चल रहा है और एक बताया जा रहा है कि 2008-9 से इनकी टीबीएम मशीन जो है फंसी हुई है, उसके कारण बोरिंग पानी जो रिसाव हो रहा है वो उस कारण है। वो उस जो साइंटिस्ट की टीम है वो हर पहलू को देख रही है, उसमें एक पहलू ये भी है, तो अगर इस तरह का पहलू निकल के आता है तो गवर्नमेंट निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी। इस संकट की कोई एक वजह नहीं। जानकारों के मुताबिक जोशीमठ के संकट की मुख्य रूप से 3 वजह हैं। पहली वजह है जोशीमठ का भूस्खलन के मलबे पर बसा होना। दूसरी वजह जोशीमठ का भूकंप के सिस्मिक जोन में होना और तीसरी वजह जोशीमठ में लगातार पानी का बहाव जो चट्टानों को कमजोर कर रहा है। असल में जोशीमठ में विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी गई। विकास करने के लिए खिलवाड़ किया जाता रहा। 1975 में बनाई गई मुकेश मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ रेतीली चट्टान पर स्थित है। यहाँ की तलहटी में कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े निर्माण और खनन नहीं किए जाएं। अलकनंदा नदी किनारे सेफ्टी वॉल बनाई जाए, यहाँ बहने वाले नालों को सुरक्षित किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट की चेतावनी और सुझावों को शायद संजीदगी से नहीं लिया गया। जोशीमठ को कथित रूप से विकसित करने की प्रक्रिया बेरोक टोक जारी रही, जिसका नतीजा सबके सामने है। पहले भी विशेषज्ञ कह चुके हैं कि जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ एक शहर है। यहाँ सतह में चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा ये संकट और बढ़ गया है। लैंडस्लाइड है, उस पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और साथ में जो है ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज ट्रीटमेंट आपने कुछ नहीं किया। सीवर की आपकी सीवेज की मतलब उसकी कोई सीवर लाइन की कोई व्यवस्था आपने नहीं करी। अब ऐसी जगह में अगर लोगों ने सोकपिट बनाए होंगे तो उस सोकपिट से भी तो पानी नीचे जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि विकास के नाम पर विनाश को न्योता दिया गया है, लेकिन अब राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इस संकट के समाधान के लिए गंभीर हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जोशीमठ में हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। अमित भारद्वाज और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे। चलिए बुलेटिन में आगे बात करते हैं और ये बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, जिसका इंतजार किया जा रहा है। मकर संक्रांति का जिक्र होते ही आपके जहन में गुड़ और तिल की मिठास आ जाती होगी, है ना। साथ ही पतंगबाजी तो इस दिन खास होती है। तो अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आगाज हुआ है। इस उत्सव में देश की दुनिया के कोने कोने से पतंगबाज हिस्सा लेने आए हैं। यहाँ एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की प्रथा चल रही है। देखते हैं पतंग उत्सव का ये रंग।
आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की उड़ान, जिधर देखिए उधर पतंगे ही पतंगे। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव चल रहा है। बड़ी तादाद में देश विदेश के पतंगबाज और आम लोग इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं। गुनगुनी धूप में पतंगबाजी के इस अनूठे उत्सव का अनोखा रंग हर तरफ बिखरा हुआ दिख रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार इस पतंग उत्सव में एक खास विश्व रिकॉर्ड भी बना है। और हमारे 68 कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। आज उनका पूरा कंटिजेंट आपने परेड में भी देखा होगा और सारे के सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उमंग और उत्साह के साथ हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो एक साथ एक ही जगह पे खड़े होकर के इन्होंने पतंगबाजी की, उसके लिए मिला है और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड को मिला है। उत्सव में पहुंचे लोगों में बेशुमार उमंग है और इनका उत्साह भी चरम पर है। अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसमें 56 देशों के साथ साथ भारत के भी अलग अलग पतंगबाजों ने हिस्सा लिया है। करीब 660 जितने पतंगबाज हैं जो इस वक्त अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी पतंगे जो है वो उड़ाई जा रही है। ये अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आसमान है वो लाल, नीला, हरा, पीला इस तरीके के रंगों से भरा पड़ा हुआ है। अलग तरीके की जो पतंगबाजी है वो यहाँ पे की जा रही है। कोरोना के कारण 2 साल बाद इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया तो लोगों में खास जोश देखने को मिला। इस बार पतंगबाजी के इस उत्सव की थीम G20 है, तो G20 के सदस्य देशों के नुमाइंदे भी यहाँ पहुँचे और पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। Kite Festival is opportunity to meet people from all the world and to have this Indian audience that is beautiful. So we love it. That's why we came. It's a big honor for us to fly here kites and keep a smile in the sky. अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंगबाजी के उत्सव के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पहुँचे देसी विदेशी प्रतिनिधियों का शानदार स्वागत किया गया। पतंगबाजों ने अपने अपने देश के झंडों के साथ यहाँ परेड निकाली। इस दौरान लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से शानदार समा बांधा। और वैश्विक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता का अनूठा संदेश दिया। अहमदाबाद में यह पतंगबाजी उत्सव मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी तक चलेगा। इस दरमियान पतंगबाजों को अपने हुनर की नुमाइश का मौका मिलेगा, तो साथ ही साथ देश विदेश के लोगों के लिए एक साथ घुलने मिलने और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी ये शानदार मौका साबित होगा। गोपी गांगर, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। सौरभ, अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आगाज तो हो चुका है। इस उत्सव में देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से जो है वो पतंगबाज जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, तो कैसा है पूरा माहौल इस वक्त अहमदाबाद का? जी देखिए, काफी ज्यादा कलरफुल है। इस वक्त हम अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर है और रिवर फ्रंट पर यही जगह पर इस पतंग उत्सव को मनाया जा रहा है। सबसे खास बात अगर जो मैं आपको बोलूं तो 2 साल बाद इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया है। कोरोना के चलते 2 सालों तक ये फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया गया था। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पहले तो देखिए कि ये जो है अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और ये जो स्टॉल्स है ये सारे फॉरेन नेशनल्स जो आए हैं उनके हैं। अब देखिए ये जो एक शख्स जो पतंग उड़ा रहे हैं वो मलेशिया से है और मलेशिया की जो पतंग है वो यहाँ पर उड़ रही है। वहां पे चील के आकार में पतंग उड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको दिखेगी किस तरीके से पतंग उड़ा रहे हैं और
हर एक कोई यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा कलरफुल ये पूरा एटमॉस्फेयर है। शायद आपको पतंग आपको फिलहाल थोड़ी कम दिखेगी क्योंकि दोपहर का समय है, हवा कम है। सुबह और शाम में लोग बहुत ज्यादा होते थे। यहाँ पर देखिए अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूँ, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, साथ ही बहरीन से लेके पैलेस्टाइन से लेके हर एक ऐसी कंट्री के जो है प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। खास तौर पे G20 का थीम इस बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए ना सिर्फ विदेशी लोग लेकिन साथ ही जो भारत के अन्य अन्य स्टेट से जो लोग आए हुए हैं उनके भी एक टीम बनाई हुई है जो यहाँ पर पतंग उत्सव में हिस्सा ले रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स तो दिख रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से? उदयपुर राजस्थान से। आपकी अलग टीम आई हुई है? हाँ, अलग टीम है। मैं यहाँ पर गुजरात में 15 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हाँ। और इस बार मैं अलग थीम लेकर आया हूँ। जैसे G20 मैंने कुंभलगढ़ में उनके मेहमानों के साथ पतंग उड़ाई थी, जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उस पतंगों को यहाँ पे उड़ाया मैंने 125 पतंगे को। काफी विदेशी लोग भी आए हुए और वो इस पूरे महोत्सव का हिस्सा है। हाँ, वो महोत्सव का हिस्सा सभी देशों से यहाँ पर आए हुए हैं और कल भी चालू रहेगा और होता रहेगा फेस्टिवल। और आपको बता दूं ये सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, ये पूरे जो अलग अलग सिटीज है गुजरात के, वहां पर आपको ये पूरा उत्सव देखने को मिलेगा। अब देखिए सिर्फ पतंगबाजी नहीं होगी यहाँ पर। सबसे और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, वहां पर देखिए कैमरा पर्सन साजिद शेख होगा, थोड़ा और आगे आपको लेके चले। देखिए ये पूरी पेरीफेरी बनाई गई है जहां पे लोग इस पूरे जो काइट फेस्टिवल है उसका जो आनंद उठा सके। लेकिन काइट्स की हिस्ट्री क्या है, मतलब कैसे ये पतंग पहले सामने आई, किसके लिए ये पतंग उड़ाई जाती थी, तो ये पूरा एक एग्जीबिशन यहाँ पे बनाया गया है और ये एक पूरी हिस्ट्री है कि काइट्स की क्या हिस्ट्री होती है। अब देखिए ये बात हुई मौज मस्ती और कल्चरल इवेंट्स की, लेकिन साथ ही यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स बनाए हुए हैं और इन स्टॉल्स में मैं आपको बता दूं कि देश के जो अलग अलग राज्य है उनके स्टॉल्स बनाए गए हैं और वहां पर किस तरीके से जो है अलग अलग चीजें बेची जा रही है और खाने पीने की भी सुविधा यहाँ पर मौजूद है। तो लोगों के लिए यहाँ पर पूरे अपने परिवार के साथ देखिए आप, कई सारे लोग अभी भी दोपहर का समय है फिर भी यहाँ पर आए हुए हैं और शाम में और सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो ये जो फेस्टिवल अहमदाबाद में शुरू हुआ है तो जनवरी तक ये लगातार तस्वीरें और अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आपसे फिर से जुड़ेंगे और जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें गुजरात के वडोदरा में पतंग बनाने का काम अब तेजी से जारी है ताकि मकर संक्रांति के दिन पतंगों की कमी ना पड़े। पतंगों से पूरा आकाश भरा है और खुशियों के रंग यहां बिखर रहे हैं, इसलिए पतंग बनाने वाले कारीगर लगातार पतंग बनाने में जुटे हुए हैं। कई जगह तो ओवर टाइम करना पड़ रहा है ताकि पतंगों की कमी ना हो जाए। हम आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर में कारीगर जो लगातार पतंग बनाने में जुटे हैं और दूसरी तरफ पतंगे आसमान में उड़ती दिखाई दे रही हैं। हमारी तैयारी फुल तैयार चल रही है, हम मेहनत भी फुल जोश में कर रहे हैं और हमारा मेहनत भी ज्यादा है इसमें और हम लोग ज्यादा फुल मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। सुबह से 8 बजे से लेके शाम के हमारे 2:30 बज जाते हैं और हम समझ लो कि सबके लिए हम खुशी आए ऐसे प्रयत्न करते हैं। बुलेटिन में अब बात होगी उस क्रूज की जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कोलकाता से चला गंगा विलास क्रूज गाजीपुर में है, जहां इसमें सवार 30 सैलानियों का जोरदार स्वागत हुआ। ये क्रूज अब काशी पहुंचेगा, जहां 2 दिन आराम करने के बाद फिर इसकी औपचारिक यात्रा पीएम मोदी की हरी झंडी दिखाने के बाद शुरू होगी। ये तस्वीरें उस गंगा विलास क्रूज की हैं जो नया इतिहास रचने के लिए काशी की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इसका ठिकाना गाजीपुर बना, जहां इसमें सवार सैलानियों को एक दिन का ब्रेक इस शहर में दिया गया और यहां की विरासत के तौर पर पहचाना जाने वाला लॉर्ड कार्निवल्स के मकबरे को घूमने का मौका मिला। 30 सैलानियों के ग्रुप ने अपना ये सफर कोलकाता से शुरू किया था, जहां से अब ये काशी पहुंच रहे हैं। काशी में इस क्रूज को 10 जनवरी को पहुंचना है। यहां 2 दिन बाद 13 जनवरी को ये क्रूज एक बार फिर वापसी करेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक की मंजिल को तय करेगा। 13 जनवरी को इस क्रूज को ऑफिशियली प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर 50 दिन में तय करेगा।
इस दौरान ये क्रूज ऐसे ही अलग अलग ठिकानों पर रुकते हुए सफर तय करते हुए आगे बढ़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये सैलानी अपना सफर करते हुए आ रहे हैं। तो हमने ये क्रूज जो है ये ऑर्गेनाइज किया है टूरिस्ट के लिए, और ये जहाज भी जो है हमने गंगा नदी के लिए स्पेशली बनाया है, जिससे कि लोग यहाँ आ सकें और इन एरियाज को जहाँ कोई नहीं जाते हैं लोग देख सकें। ये जहाज कलकत्ता से चला था और ये बनारस में ये पहुँच जाएगा कल रात को। खास बात यह है कि इस गंगा विलास क्रूज को भारत में बनाया गया है। इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है कि इससे सफर करने वालों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। इसके लिए इस क्रूज में कई खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि गाजीपुर पहुंचने पर सैलानी के स्वागत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, जिसकी कमान एसपी सिटी ने खुद संभाली। क्रूज से आए हुए थे, रात में यहीं पर गाजीपुर राजागंज के पास रुके हुए थे। आज सुबह ये लॉर्ड कॉर्नवालिस मजार का पूरा भ्रमण किए हैं। पर्यटन की गाड़ियां आई थी और यहाँ पर पूरा टहले हैं, घूमे हैं, पूरा यहाँ के बारे में जानकारी लिए और फिर यहाँ से सकुशल वापस। क्रूज का ये सफर सिर्फ गंगा की लहरों पर ही नहीं होगा, बल्कि विकास की उन उम्मीदों पर भी होगा जिनमें गंगा किनारे पर्यटन की नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। गाजीपुर से विनय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है, वे वाकई बहुत उपयोगी हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं
कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिससे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्यक्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।